आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वंशावली विश्लेषण या जिसको अपन पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। तो वंशावली विश्लेषण का एक सीधा सा अर्थ ये होता है कि वंश के जो इतिहास है उसका अध्ययन करना। तो चूँकि मनुष्य के लिए जब वे किसी लक्षण की वंशागति का हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए वंशावली विश्लेषण टेक्निक अपनाई जाती है। तो ये क्यों मनुष्य के लिए ऐसा क्यों किया जाता है, तो उसके क्या कारण है, तो वो हम सभी इसमें देखने वाले हैं। और वंशावली विश्लेषण में कौन कौन से चिन्ह लिए जाएंगे और किस तरह से वंशावली विश्लेषण द्वारा हम मनुष्य में किसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर सकते हैं या किसी विकार का पता लगा सकते हैं। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वंशावली विश्लेषण मानव में मतलब सीधा सा अर्थ ये हो गया कि मानव का जो वंश होगा, जैसे उसका दादा है या परदादा है, फिर पिता है, फिर उसके पुत्र है या पुत्रियां हैं, तो हम एक वंश का एक डायग्राम बनाने वाले हैं, एक आरेख बनाने वाले हैं जिसमें अपन कुछ चिन्हों का उपयोग करेंगे। तो वो अपन इसमें देखने वाले हैं। देखिए, मानव में भी जीनों और लक्षणों की वंशागति अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, मतलब वंशागति का मतलब क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण उसी तरह से होती है जिस प्रकार से मटर के पौधे व अन्य जीवों में होती है। लेकिन मटर के पौधे व अन्य जीवों पर किए गए विभिन्न संकरण प्रयोग मानव में संभव नहीं है। अब जैसे मटर के अंदर कोई भी लक्षण है उसकी वंशागति होती है, तो बिल्कुल उसी तरह की वंशागति मानव के जो लक्षण होते हैं उनके जीनों में भी होती है। लेकिन जिस तरह से मटर पर प्रयोग किए गए, क्या वो प्रयोग मनुष्य पर किए जा सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसके कुछ कारण है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि मानव का जीवन काल अधिक होने के कारण। देखिए, मानव का जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है, 70-80 वर्ष जैसे अपना औसतन आयु माने तो एक पीढ़ी का अध्ययन करने में 70-80 वर्ष लग जाते हैं। तो इससे ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर पाता है। तो मनुष्य का जीवन काल अधिक होने का ये एक पहला कारण है। और दूसरा है कि इसमें संतान उत्पत्ति की जो दर है वो बहुत कम है। तो मानव का जीवन काल अधिक होने के कारण एवं संतान उत्पत्ति की दर कम होने के कारण आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना संभव नहीं है। तो हम मटर के पौधे की तरह मनुष्य में जो लक्षण होते हैं उनकी वंशागति का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, या मानव में मटर के पौधे की तरह जो तुलनात्मक संकरण के प्रयोग किए गए वो प्रयोग करना भी संभव नहीं है। इसलिए अब क्या किया जाए, क्योंकि मानव में वंशागति का तो अपन पढ़ने वाले हैं, तो मटर की तरह प्रयोग नहीं कर सकते, मटर की तरह उस पर संकरण का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अतः मानव में किसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने का सबसे अच्छा विकल्प यह है कि किसी विशेष लक्षण की वंशागति के अध्ययन के लिए वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। मतलब हमें अगर किसी लक्षण को अध्ययन करना है तो उसके वंश का इतिहास, उसके परदादा, उसके दादा, उसके पिताजी, उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र या पुत्रियां, तो उनका हम इतिहास का अध्ययन कर लेंगे कि वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा कोई विशेष लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो, तो उसका अपन पता लगा सकते हैं वंश का इतिहास का अध्ययन करके। तो यही है कि एक सबसे अच्छा विकल्प ये है कि हम मनुष्य के वंश का इतिहास का अध्ययन कर लें। इस प्रकार कई पीढ़ियों तक जारी किसी लक्षण का अध्ययन या विश्लेषण करना ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। जैसे हम इतिहास लिखे तो हम उस मनुष्य से पूछेंगे कि आपके ये जो विकार है या ये रोग है या ये जो लक्षण आपके शरीर में, क्या आपके परदादा को था, क्या आपके दादा को था, क्या आपके पुत्रों को भी है या आपकी जो पुत्रियां हैं उनको भी है। तो हम इस तरह से एक वंश का इतिहास का अध्ययन करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उस वंश में चला आ रहा है। तो बस यही अपन को करना है। और जब हम इस लक्षण का अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं वंशावली विश्लेषण। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, तो परिभाषा ये दे सकते हैं कि मानव में पाए जाने वाले लक्षणों का कई पीढ़ियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने का अध्ययन करना ही वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। यानी मानव में जितने भी लक्षण होते हैं
या कोई विशेष लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसका हम अध्ययन कर लेंगे। नॉर्मल लक्षण तो सब में चलेंगे, लेकिन ऐसा कोई लक्षण विशेष, कोई रोग या विकार या ऐसा कोई विशेष लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल के आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है, तो उसका अध्ययन हम उसका अध्ययन करेंगे, तो उसे ही हम वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है, तो हम हीमोफीलिया का पता लगाने के लिए किस तरह से हीमोफीलिया फैला है उसका पता लगाने का काम हमने वंशावली विश्लेषण से किया है। या जैसे सिकल सेल एनीमिया है, तो उसके द्वारा हम वंशावली विश्लेषण से हमने उसको पता लगाया है कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी संतरित होता है। वंशावली विश्लेषण में देखिए, किसी विशेष लक्षण की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति को एक वंश वृक्ष या फैमिली ट्री के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, एक आरेख बनाएंगे जिसको अपन वंश वृक्ष कहेंगे या फैमिली ट्री कहेंगे। उस फैमिली ट्री में हम संततियों और उनके जनकों को अपन प्रदर्शित करने वाले हैं, उसके दादा परदादा को प्रदर्शित करने वाले हैं। अब इसको क्या है, इसको अपन प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्हों या प्रतीकों का उपयोग करेंगे। तो वंशावली विश्लेषण में कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक या चिन्हों का उपयोग किया जाता है, तो वो अपन चिन्ह पढ़ने वाले हैं। तो ये जो अपने बातें पढ़ी, इसका मतलब ये है कि मनुष्य में हम मटर की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। अब मनुष्य में किसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना हो तो उसका सबसे अच्छा विकल्प यही है हमारे पास कि हम मनुष्य का वंशावली विश्लेषण करें, उसके वंश का जो इतिहास है उसका अध्ययन करें। और अगर कोई ऐसा लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है, तो उसका जब अपन अध्ययन कर लें तो हम उसको कहते हैं वंशावली विश्लेषण। तो वंशावली विश्लेषण में क्या करते हैं, अपन लिखित के अंदर एक फैमिली ट्री बनाते हैं, वंश वृक्ष बनाते हैं, जिसमें कई सारे प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो वो प्रतीक भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले अपन पढ़ लेते हैं कि वंशावली विश्लेषण का आखिर महत्व क्या है, क्यों किया जाता है। देखो, तो वंशावली विश्लेषण से मानव में किसी विशेष लक्षण या किसी आनुवंशिक बीमारी या रोग का पता लगाया जा सकता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कोई रोग है, तो हम वंश का इतिहास कर लेंगे कि क्या आपके ये परदादा को भी था या दादा को भी था, या आपके पुत्रों को भी है, या आपको है, या आपकी पुत्रियों को है। तो वो सारा अपन विश्लेषण करके किसी उस विशेष लक्षण की या आनुवंशिक बीमारी का पता लगा लेंगे कि अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल के आ रहा है तो हम ये कह देते हैं कि ये आनुवंशिक बीमारी है। और अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को है तो हम कह देंगे कि ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, आपके ये व्यक्ति विशेष की या केवल आप तक सीमित रहने वाली बीमारी है। तो उससे हम किसी लक्षण या किसी रोग या किसी आनुवंशिक बीमारी या रोग का पता लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें मानव की जो आनुवंशिकीय संरचना है उसके बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जो मानव की आनुवंशिक रचना होती है कि वो विषमयुग्मजी है या समयुग्मजी है, या प्रभावी कारक वाला है या अप्रभावी कारक वाला है, तो हमें उसकी भी जानकारी वंशावली विश्लेषण से मिल जाती है। वंशावली विश्लेषण से ही देखिए, रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, ये त्वचा का रोग है जिसके अंदर वर्णक है वो नष्ट हो जाता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हरे और लाल रंग का भेदन नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया, जिसके अंदर रक्त का बहना रुकता नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके अंदर ये जैसे मुख्य रूप से फेफड़ों में या पाचन तंत्र या गुर्दों में होने वाली बीमारी होती है, मतलब इसके अंदर फाइबर बन जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होती है। दांत्र कोशिका रक्तता, जिसके अंदर आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, तो ये भी इस तरह का रोग है। फिनाइल कीटोन्यूरिया है और थैलेसीमिया है, ये भी जैसे अपने एचबी का या ब्लड का रोग है। तो इस तरह से इन सभी जो ये आनुवंशिक प्रकार के रोग है, इनका पता हमने वंशावली विश्लेषण से ही लगाया है। तो आदि लक्षणों की वंशागति का पता चल जाता है। कब चलता है ये, जब हम वंशावली विश्लेषण करते हैं। तो वंशावली विश्लेषण करेंगे तो एक तो हमें किसी बीमारी का पता चल जाएगा, मानव की आनुवंशिक रचना का भी पता चलेगा, और जो आनुवंशिक रोग होते हैं उनकी वंशागति का हमें पता लग जाता है। अब बात आती है कि जब वंशावली विश्लेषण अपन करते हैं तो जो फैमिली वृक्ष या जो वंश वृक्ष अपने बना रहे हैं, वंश वृक्ष जो हम बना रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रतीकों का मिलेंगे। तो वो प्रतीक कुछ इस तरह से हैं, देखिए। तो इसमें हम देखिए, ये जो वर्ग सा बना हुआ है, इस वर्ग को हम कहेंगे सामान्य नर। तो सामान्य नर को हम इस वर्ग से बताएंगे। एक गोलाकार वृत्त जो होता है वो सामान्य मादा को प्रदर्शित करता है। एक इस तरह का जो वर्ग है, और वर्ग है वो
बिल्कुल इस तरह से खड़ा है पतंग के आकार की संरचना जिसमें किसी भी लिंग का उल्लेख नहीं है, यानी अनिर्णित लिंग है, कोई इसमें अपन को लिंग का पता नहीं चल रहा है नर है या मादा है। ये तो सामान्य है। अगर वो किसी रोग से ग्रस्त है या किसी रोग से प्रभावित है, तो जैसे इसको या हमने यहाँ पर लाइन से दर्शाया है इन सबको, और हो सकता है कि इसमें रेड रेड कलर से भी ये दर्शाए जाए कि इसमें लाल रंग भरा हुआ हो, तो ये बताता है कि ये सब प्रभावित व्यक्ति है या अफेक्टेड पर्सन है, ये किसी न किसी रोग से या किसी विशेष लक्षण से ये ग्रस्त है। तो सामान्य नर मादा तो हो गए बिल्कुल खाली, और प्रभावित होंगे उनको रेड कलर से या इन्हें लाइनों से हम प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जैसे ये एक नर है और एक मादा है, बीच में दोनों की लाइन है, तो इसका मतलब है ये समागम कर रहे हैं या मैथुन की क्रिया कर रहे हैं जनन के लिए मैथुन की क्रिया में ये संलग्न है। एक ये चिन्ह है, और इनका जब मैथुन होगा तो इनसे फिर संतानें उत्पन्न होगी, यानी ये पति पत्नी नर और मादा जो मैथुन की क्रिया कर रहे हैं उसके पश्चात ये संतान उत्पन्न करेंगे। एक ही चिन्ह और है, जैसे ये सामान्य नर है और एक सामान्य मादा है, बीच में दो लाइन है, तो इसका मतलब है रिश्तेदारों या संबंधियों के बीच समागम या मैथुन की क्रिया हो रही है। तो जो निकटतम संबंधी होते हैं उनके बीच में मैथुन की क्रिया को ये दर्शाता है। अगला चिन्ह देखते हैं। देखिए ये एक नर है, सामान्य एक मादा है, और हमने इसको ऐसे क्रॉस करके इनको काट दिया है, तो ये दिखाता है कि उस व्यक्ति की यानी नर या मादा की मृत्यु हो चुकी है, वो डेड पर्सन है। तो डेड पर्सन को दिखाता है ये नर है वो मर चुका है या मृत्यु हो चुकी है, और इस मादा की मृत्यु हो चुकी है, तो हमने इसको इस चिन्ह से अपन इसको दिखा देते हैं। नेक्स्ट अपन चिन्ह पढ़ लेते हैं कि इस तरह का चिन्ह दो नर है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इस तरह से इनका एक ऊपर से इनको आपस में जोड़ रखा है, मतलब ये दो है आपस में जुड़े हुए हैं, और ये फिर से नीचे से लाइन जुड़े हुए हैं, मतलब दो नर है या दो पुत्र है जो कि जुड़वा है और एक युग्मनिक है, मतलब एक ही युग्मनज से ये बने हुए हैं। तो कहने का मतलब एक युग्मनज था, उसके दो पार्ट हो गए, और उनसे दो है वो एक नर युग्मनज था जो कि दो भागों में बट गया, और इस तरह से जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। तो बीच में लाइन में होने का मतलब है ये दो जुड़वा एक युग्मक से बने हैं। इसी तरह से जैसे ये दो मादाएं हैं, ये भी जुड़ी हुई है, तो ये भी जुड़वा है और एक ही युग्मक से ये भी बनी हुई है। इस तरह से अगर अगला अपन चिन्ह देखें तो देखिए ये दो नर है लेकिन इनके बीच में लाइन नहीं है, तो इसका मतलब, और दो मादाएं हैं इसके बीच में लाइन नहीं है, और एक नर और एक मादा है इसके बीच में भी लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी जुड़वा है लेकिन ये दो युग्मनज से बने हुए हैं, मतलब दो युग्मनज है अलग अलग हैं, जो कि एक दोनों नर भी हो सकते हैं तो दोनों मादा भी हो सकती है, तो एक नर और एक मादा भी हो सकता है, लेकिन बीच में लाइन नहीं। इसका मतलब है एक युग्मक से नहीं बने हैं, ये दो युग्मनज के रूप में विकसित हुए हैं, दो इनका निषेचन हुआ है, अलग अलग अंडे से इनका निषेचन हुआ है, तो अलग अलग है ये दोनों। तो इस इनसे अपन दिखा देते हैं। अगर हम इस तरह से दिखा रहे हैं एक खड़े पतंग की तरह और बीच में 5 दिखा रहे हैं, तो अपन यहाँ पर ही इसका मतलब ये है कि इसमें 5 है वो अप्रभावी संतानें हैं। 5 अप्रभावी संतानें को दिखाने का चित्र इस तरह से अपन इसको चिन्ह का काम में लेते हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चिन्ह है, ये जैसे एक फैमिली ट्री है, नर है मादा है, दोनों में मैथुन हो रहा है, फिर इनके संतानें उत्पन्न हो रही है, 4 संतानें हैं। पहली बार में पुत्री पैदा हुई, दूसरी बार में पुत्र पैदा नर पैदा हुआ, तीसरी बार में पुत्री, और चौथी बार में भी पुत्री। तो ये जनक जो ऊपर वाले हैं ये तो कहलाएंगे जनक, ये ऊपर वाले तो क्या कहलाएंगे, ये जनक है, और नीचे वाले ये कहलाएंगे इनके संतानें हैं। अब संतानों में हमें बाएं से दाएं, यानी बाएं वाला है वो पहले जन्मा है, दूसरी बार में नर जन्मा है, तीसरी बार में फिर पुत्री जन्मी है, चौथी बार में फिर से पुत्री का जन्म हुआ है, तो बाएं से दाएं इनको अपन पढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा फैमिली ट्री है जो कि ये इस तरह बताता है कि ये नर और मादा है, पति पत्नी, इनके बीच में मैथुन क्रिया हुई और इनसे फिर ये बच्चे पैदा हुए, ये मादा है, ये नर है, ये मादा है और ये मादा है। इस तरह से जैसे एक चिन्ह है, एक नर है और एक मादा है, दोनों पत्नी पत्नी है, पति और पत्नी है, इनके बीच में मैथुन क्रिया और एक नर बच्चा पैदा हुआ जो कि हमने लाइन से दिखा रहा है जो कि किसी रोग से ग्रस्त है या प्रभावित है। तो ऐसे जनक जिनका नर बच्चा रोग प्रभावित है, जिनका नर बच्चा क्या है, रोग प्रभावित है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ कोई मादा होता
और वो प्रभावित होगा तो हम यहाँ लिख दें कि मादा जो बच्ची है या पुत्री है वो इनकी प्रभावित है। तो ये मुख्य जो चिन्ह है हम इसी चिन्हों का उपयोग करते हैं, तो आप इनको देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा देखिए, एक तो ये जो है फैमिली ट्री जो छोटा सा आपने बना रखा है कि ये एक जैसे ये प्रभावित वाला, और जो नर और मादा अलग अलग अपन लेते हैं मैथुन की क्रिया वाला, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले चिन्ह हैं। तो इस चिन्हों को आप बना सकते हो। अब पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा इसमें आगे इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं कि हमें वंशावली विश्लेषण से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो जब हम मनुष्य के वंशावली विश्लेषण करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो लक्षण उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है वो प्रभावी है या अप्रभावी है, तो इसकी भी अपन को जानकारी हो जाती है। और जो लक्षण है वो लिंग गुणसूत्रों से संबंधित है, अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित है या लिंग गुण क्रोमोसोम से संबंधित है। तो अलिंग क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम भी कहते हैं, ऑटोसोमल, क्या कहते हैं इनको, ऑटोसोमल। और लिंग गुणसूत्रों को हम सेक्स लिंक्ड या सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड बोलते हैं। तो लिंग गुणसूत्र में तो एक्स और वाई होते हैं, ये अपन को पता है, और ऑटोसोमल में होते हैं 1 से लेकर 22 गुणसूत्रों तक। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो 1 से 22 जो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र उससे संबंधित होंगे, और कुछ लक्षण होंगे जो एक्स और वाई गुणसूत्र पर से संबंधित होंगे, उनके जीन एक्स वाई पर उपस्थित होंगे। तो हमें बिल्कुल वंशावली विश्लेषण से पता लग जाता है कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है, और लिंग गुणसूत्र से संबंधित है या अलिंग गुणसूत्र से संबंधित है। तो हमने यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखी है, उस ट्रिक को आप देख के आराम से पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये पहला है कि सभी प्रभावित अफेक्टेड संतानों के माता पिता प्रभावित होते हैं। यदि आपको वंशावली विश्लेषण में देख रहा है कि जो संतानें हैं वो प्रभावित हैं, तो उनके कम से कम एक माता पिता में से कोई एक प्रभावित होता है। अगर ऐसा है यस, मतलब ऐसा आपको दिख रहा है यानी यस, तो वो प्रभावी लक्षण है। उनमें कौन सा लक्षण है, प्रभावी, जिसको अपन डोमिनेंट भी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रभावित संतान के कोई माता पिता या कहीं पर भी माता पिता है, वो दोनों में से एक भी प्रभावित नहीं है यानी रोग से ग्रस्त नहीं है, और ऐसा है तो वो इसका मतलब है अप्रभावी लक्षण, उसके अंतर्गत वो अप्रभावी लक्षण है, उनमें संचरित हो रहा है, जिसको अपन रेसेसिव भी बोलते हैं। जैसे प्रभावी का अपन उदाहरण दे, जैसे ये एक नर और मादा है, इनका एक बच्चा है नर, तो ये प्रभावित है। जैसे ये इनका एक संतान है जो प्रभावित है, तो इस प्रभावित संतान की माता पिता में से पिता प्रभावित है, तो इसका मतलब है ये प्रभावी लक्षण का उदाहरण है। इसी तरह से जैसे आगे अपन देख रहे हैं एक मादा और नर का पुत्री और पुत्र है, जिसमें पुत्री प्रभावित है, तो मैं देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नर है वो उसका पिता वो प्रभावित है। तो अगर संतानें प्रभावित है और ऊपर अपन उनके जो माता पिता को देख रहे हैं उनमें से कोई भी एक प्रभावित है, तो ये हो जाता है, ये पता लग जाता है उससे कि प्रभावी लक्षण मौजूद है। और अगर ऐसा नहीं है, संतान प्रभावित है और माता पिता में से कोई भी एक भी प्रभावित नहीं है, तो उससे ये पता चल जाता है कि वो लक्षण है वो रेसेसिव है, अप्रभावी है। तो कई बार इसको हम डोमिनेंट और रेसेसिव भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोले तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। पहली ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक दे हमारे पास ये है कि सभी प्रभावित नरों यानी मेल्स की मदर्स यानी जो माताएं होती है वो प्रभावित हो। यदि सब जितने भी नर होते हैं उन नर की जो माताएं होती है वो प्रभावित हो, तथा इन नरों की जो इनकी पुत्रियां होती है डॉटर्स, वो भी प्रभावित हो। मतलब माता, ऐसी हालत हो कि माता प्रभावित हो, फिर उसके नर प्रभावित हो, और नर के बाद में उसकी पुत्रियां प्रभावित हो। मतलब माता से नर, नर से पुत्री। तो अगर ऐसी स्थिति है कि नर प्रभावित है और नर की माता देखे तो वो भी प्रभावित है, और उसकी नीचे पुत्रियां देखते हैं तो वो भी प्रभावित है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है, यदि यस है, यदि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है वो किससे संबंधित है, एक्स संलग्न से संबंधित है, यानी एक्स जो लिंग गुणसूत्र है उससे संबंधित है। वो जो लक्षण है, जो लक्षण आ रहा है वो एक्स संलग्न है, मतलब एस संलग्न का मतलब हो गया एक्स लिंग गुणसूत्र से संबंधित है वो।
यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यदि नो है, यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो अलिंग क्रोमोसोम यानी ऑटोसोमल है, वो लिंग गुणसूत्र से संबंधित नहीं है, वो अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माता से नर, नर से पुत्रियाँ, मतलब पुत्र नहीं है, नर से पुत्र में नहीं आएगा, क्योंकि जो जो लिंग संलग्न रोग होते हैं वो नर से उसके मतलब बेटे में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये नर है, आपने देख लिया कि नर है वो प्रभावित है, तो उसकी माता भी प्रभावित होगी और फिर उसकी पुत्रियाँ भी प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति यदि आपको दिख रही है तो आप इसमें आप कर दोगे एक्स संलग्न लक्षण। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कर देंगे इसमें अलिंगी क्रोमोसोम या ऑटोसोमल है। वो कैसा है? ऑटोसोमल, यानी वो जो लक्षण है किससे संबंधित है? अलिंगी क्रोमोसोम से संबंधित है। फिर तीसरी देखिए ये होता है कि ये सभी प्रभावित महिलाओं यानी जो फीमेल्स होती है के फादर प्रभावित हों तथा इन महिलाओं के पुत्र भी प्रभावित हों। तो कहने का मतलब है पिता से उसकी जो पुत्री आती है वो, और फिर उसके इन पुत्रियों के जो पुत्र होते हैं यानी इसके पौत्र। तो इस तरह से पिता से पुत्री में और फिर पुत्री से पुत्र में चला गया, यानी पुत्री से पुत्री में नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि यदि प्रभावित महिलाओं के पिता प्रभावित हैं और इन महिलाओं के पुत्र भी प्रभावित हैं, वो भी रोग से इन्फेक्टेड है, लाइन से अपन बताएंगे। तो इस तरह की यदि ऐसा आपको दिख रहा है, यदि ये यस है, यदि आपको ऐसा दिख रहा है तो आप उसमें लिख देंगे कि ये एक्स संलग्न लक्षण है। यदि एक्स संलग्न ऊपर वाले में भी एक्स इस तरह से दिख जाएगा अपन को और नीचे वाले में भी इस तरह से एक्स संलग्न दिख जाएगा। यदि ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम ये कह देंगे कि ये अलिंगी क्रोमोसोम से संबंधित है, ऑटोसोमल होता है। तो ये अपन 3 ट्रिक्स के द्वारा अपन ये पता लगा सकते हैं और हमारा प्रश्न ये सही हो जाता है कि ये प्रभावी है या अप्रभावी है, एक्स संलग्न है या ऑटोसोमल है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। तो लिंग फिर हमने देखे हैं, एक्स लिंग जो लक्षण होते हैं वो पिता से पुत्री और पुत्री से पौत्र मुख्यतः, और कभी कभी उसकी पौत्री में भी संचरित होते हैं। मतलब पिता से पुत्री में जा रहे हैं, फिर पुत्री से मुख्य रूप से पौत्र में, और कभी कभी पौत्री में भी ये संचरित हो जाते हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि पिता से पुत्र में कभी भी संचरित नहीं होते हैं, पिता से पुत्र में कभी भी संचरित नहीं होंगे, क्योंकि पिता जैसे एक्स वाई होता है तो ये जो एक्स गुणसूत्र ये हमेशा किस में जाएगा? पुत्री में जाएगा। इसका मतलब है कोई चांस नहीं है कि पिता से पुत्र में एक्स लिंग संलग्न कोई लक्षण मौजूद हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और चौथी ट्रिक है, देखिए, केवल पुरुष प्रभावित हो, पिता प्रभावित हो, सभी पुत्र प्रभावित हो। जैसे आपको ये लग रहा है जैसे ये है फिर इसके पुत्री हो गया, फिर इसका पुत्र है, फिर ये पुत्री है, फिर हाँ इसमें ये प्रभावित है, फिर ये प्रभावित है, ये प्रभावित हो गया, फिर इसके पुत्र वो प्रभावित है। तो मतलब केवल पुरुष प्रभावित है, पुरुष प्रभावित है, सारे के सारे पुत्र प्रभावित है। तो उसका मतलब है ये वाई संलग्न लक्षण है, वाई गुणसूत्र से संबंधित लक्षण है। वाई क्योंकि एक्स और वाई, ये जो वाई गुणसूत्र होगा ये हमेशा नर में जाता है। तो अगर वाई संलग्न लक्षण है और आपको वंशावली विश्लेषण में दिख रहा है कि इसका भी नर प्रभावित है, ये भी नर प्रभावित है, आगे भी नर है, आगे भी नर है, सारे नर प्रभावित है, तो हम ये कह देंगे कि वो वाई संलग्न लक्षण है। तो अपन ये इस तरह से हम इसको वंशावली विश्लेषण से अपन का जो प्रश्न आते हैं उसको हल कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो इन ट्रिक्स को भी। देखिए पहली ट्रिक्स ये है, उसके बाद में ये है, और उसके बाद में फोर्थ वाली ये है। अब ले लेते हैं अपन, देखिए 2 उदाहरण जो आपकी किताब में दिए गए हैं। देखिए ये 2 वंशावली विश्लेषण के 2 वंश वृक्ष बनाए गए हैं, इनके उदाहरण देकर अपन पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें पहला जैसे ये मादा है, ये नर है, फिर इनके 1 2 3 4 संतानें हैं। पहले पुत्री, फिर पुत्र हुआ, फिर पुत्र हुआ और फिर पुत्री हुई।
फिर यहाँ पर इनकी विवाह हुआ पुत्र का, और फिर से इसकी 3 संतानें हुई। इस पुत्री का इस व्यक्ति से विवाह हुआ, फिर इसकी 3 संतानें हुई। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखिए ये संतान है, इस संतान का माता पिता में से ये माता प्रभावित है, ये संतान प्रभावित है, ये इसकी माता प्रभावित है। नीचे अपन देखेंगे फिर ये प्रभावित है संतान, तो ये माता इसकी प्रभावित है। अब इसके आगे देखेंगे तो ये जो संतान है, इस संतान के भी माता पिता में से एक ये माता प्रभावित है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर प्रभावी लक्षण मौजूद है कि जितने भी संतानें प्रभावित है उनके माता पिता प्रभावित है। इसको आप पहले ट्रिक्स से देखो, जितने भी यहाँ पर संतानें हैं अगर वो प्रभावित है तो उनके माता पिता जरूर प्रभावित है। तो जैसे ये संतान है प्रभावित है तो इसके माता पिता देखेंगे तो एक प्रभावित हो गई है, ये संतान देखेंगे तो इसके प्रभावित ये हो गई। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर कोई प्रभावित नहीं है, तो माता इसके मतलब यहाँ पर कोई इसके प्रभावित नहीं है। तो अगर संतानें अपन देख रहे हैं उन जो संतान प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर संतान प्रभावित नहीं है तो माता पिता भी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन यहाँ संतान प्रभावित है और फिर हम उसके माता पिता को देख रहे हैं और वो भी प्रभावित है, तो निश्चित है कि ये प्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण। अब देख लेंगे अपन ये लिंगी है या अलिंगी है। तो अपन देख लेंगे जैसे मादा से उसके पुत्र में आ रहा है, फिर देख के उसकी पुत्री से फिर पुत्री में चला गया, तो इसका मतलब है ये लिंगी तो नहीं हो सकता, ये अलिंगी क्रोमोसोम है, यानी ऑटोसोमल है, ये अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित है। तो ये जो उदाहरण है ये दिखाता है कि ये अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी लक्षण का उदाहरण है, प्रभावी लक्षण है इसमें, और ये अलिंगी गुणसूत्रों से संबंधित है ये लक्षण जो अपन वंशावली विश्लेषण बनाई है। जैसे इसका उदाहरण अपन ले लेते हैं मायोटोनिक दुष्पोषण या डिस्ट्रोफी। तो मायोटोनिक का मायोलॉजी, जैसे मायोलॉजी एक साइंस की शाखा है मायोलॉजी, जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? मांसपेशियों का, मांसपेशियों की स्टडी करते हैं। मायोस का मतलब होता है मसल्स, तो मांसपेशियाँ इसमें क्या होती है, मांसपेशियों के अंदर दिक्कत आती है। एक बार मांसपेशी संकुचित हो जाती है तो फिर रिलैक्स नहीं हो पाती है या उनमें कठोरता आ जाती है, वो खिंच जाती है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो भी एक आनुवंशिक रोग होता है, मायोटोनिक दुष्पोषण या डिस्ट्रोफी। तो ये एक पहला उदाहरण देखिए, ये परीक्षा में आकर आपसे पूछ लेगा कि ये इससे आपको क्या पता चलता है, ये क्या जानकारी प्राप्त होती है, किस तरह का ये एक आनुवंशिक डिजीज। तो ये प्रभावी लक्षण है और अलिंगी क्रोमोसोम के पर ये प्रभावी लक्षण वाला एक वंशावली विश्लेषण द्वारा हमें प्राप्त होने वाला एक लक्षण है। दूसरा विश्लेषण देखते हैं। देखिए ये नर और मादा है, दोनों प्रभावित नहीं है, सामान्य है। फिर इनके 1 2 3 4 5 संतानें हुई, तो एक नर प्रभावित है, एक मादा प्रभावित है। फिर इस संतान की इसका विवाह हुआ और ये संतान प्रभावित है। तो हम पहले प्रभावित संतान को देख लेते हैं, पहले ट्रिक लगा लेते हैं कि यदि संतान प्रभावित है तो उसके माता पिता भी प्रभावित होंगे। यदि ऐसा है तो प्रभावी है, और ऐसा नहीं है तो अप्रभावी है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस संतान के माता पिता प्रभावित नहीं है, इस संतान के ये माता पिता प्रभावित नहीं है। इसका मतलब है ये लक्षण कैसा हो गया? अप्रभावी हो गया। और अब देख लेंगे अपन कि यहाँ पर देखिए माता पिता से प्रभावित, ये नर प्रभावित है तो न तो माता प्रभावित है नर प्रभावित है। इसका मतलब है अगर ये नर प्रभावित है तो इसके माता प्रभावित होनी चाहिए थी, तब तो ये एक्स लिंग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये भी लिंग गुणसूत्र से संबंधित नहीं है, ये भी अलिंगी क्रोमोसोम से संबंधित है। तो ये हो गया अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी लक्षण का उदाहरण हो गया। ये तो है प्रभावी लक्षण वाला, और ये हो गया अप्रभावी लक्षण वाला। जैसे इसका एक उदाहरण है दांतर कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। ये यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है। देखो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये बन जाता है कि एक अप्रभावी अलिंगी आनुवंशिकी विकार का नाम लिखिए। तो आपको ये लिख देना है दांतर कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर एक प्रश्न ये बन जाता है कि एक प्रभावी अलिंगी आनुवंशिक विकार
का नाम लिखिए। तो ये आपको पूछ लेगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी या मायोटोनिक दुष्पोषण या डिस्ट्रोफी लिख सकते हो। तो परीक्षा में इसके अलावा भी आपको वंशावली विश्लेषण बनाकर ऐसा चित्र बना के दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किस तरह का आनुवांशिक रोग है, प्रभावी है या अप्रभावी है, या लिंग गुणसूत्र वाला है या अलिंग गुणसूत्र वाला। तो अपन को इतना ही बताना होता है कि ये प्रभावी है या अप्रभावी, और लिंग गुणसूत्रों में एक्स लिंग गुणसूत्र से संबंधित है या वाई गुणसूत्र से संबंधित है, ये अपन को बताना होता है इसमें। तो अपन इस वंशावली विश्लेषण से हमें किसी भी लक्षण की वंशागति को पढ़ रहे हैं। देखो अब अपन देख लेते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो विकार इस वंशावली विश्लेषण से वैज्ञानिकों ने पता लगाए हैं। तो वो देखिए, पहला विकार देखिए अपन, पहला विकार है दांतर कोशिका अरक्तता, जिसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। ये अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण वाला आनुवंशिक विकार है। और इसका जो जीन होता है वो कहाँ कहाँ होता है, ये अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित है। और ये गुणसूत्र नंबर जो 11 होता है, उस 11 पर इसकी जीन है और उसके अंदर कोई बदलाव हुआ तो ये दांतर कोशिका अरक्तता पैदा हो गई। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखना आपको कि जो दांतर कोशिका अरक्तता है वो कैसा आनुवंशिक रोग है, अप्रभावी है और अलिंगी है। तो यहाँ पर आपको दो शब्द लिखने पड़ेंगे, अलिंगी या प्लस अप्रभावी या अप्रभावी प्लस अलिंगी। और आपके नॉलेज के लिए हमने गुणसूत्र लिख दिए कि ये अलिंगी गुणसूत्र में भी कौन सा, क्योंकि अलिंगी 1 से 22 तक गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र नंबर 11 में ये बदलाव आने से दांतर कोशिका अरक्तता उत्पन्न होती है। तो दांतर कोशिका अरक्तता में अपन आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो हंसियाकार या दांतलिकिया तरह हो जाती है। तो वो आरबीसी को फिर आरबीसी में एचबी की कमी हो जाती है, उसका समूहन होने लगता है और ऑक्सीजन शरीर में अच्छी तरह से एचबी नहीं पहुंचा पाता है। तो ये एक बहुत ख़राब कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड की धीरे धीरे कमी आती है, एचबी की कमी आती है। दूसरी स्थिति है हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें रक्त स्कंदन कारक कम हो जाते हैं और रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बहता ही रहता है। तो ये भी किसके कारण हो रहा है, ये भी अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी जीन के कारण है। और इसकी जीन कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये लिंगी गुणसूत्र से संबंधित है और इसकी जीन कहाँ स्थित है, एक्स गुणसूत्र पर स्थित होती है। अब ये नर में भी हो सकती है तो मादा में भी हो सकती है, दोनों में, क्योंकि दोनों में एक्स गुणसूत्र दोनों में होता है। तो हीमोफीलिया एक अप्रभावी और लिंगी एक्स गुणसूत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हम कई बार प्रश्न आता है कि हीमोफीलिया क्या है, तो हम ये लिख देते हैं कि हीमोफीलिया एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, एक्स लिंग से संबंधित है, एक्स लिंगी गुणसूत्र से संबंधित है। दूसरा वर्णांधता, जिसको अपन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हरा और लाल रंग, इसके जो शंकु होते हैं अपने रेटिना के अंदर, उसमें बदलाव हो जाता है। तो जो व्यक्ति होता है वो हरे और लाल रंग का भेद ही नहीं कर पाता है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है वर्णांधता की। ये किस कारण होती है, ये एक अप्रभावी जीन के कारण होती है ये भी। और ये जो जीन होता है वो कहाँ स्थित होता है, लिंगी गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। तो ये भी लिंगी गुणसूत्र से संबंधित है वर्णांधता, ये भी आपको याद रखना है। फिर तीसरा देखते हैं, देखो फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया ये क्या होता है, एक अपने अमीनोमल होता है फेनाइल एलेनिन। तो उसको अपघटित करने के लिए एंजाइम होता है, उस एंजाइम की कमी हो जाती है कुछ अलिंगी गुणसूत्रों में बदलाव के कारण, और ये फिर मस्तिष्क में जमने लगता है। तो फिनाइल कीटोनिया एक अप्रभावी जीन के कारण ऐसा हो रहा है। और ये इसकी जो जीन होती है वो अलिंगी गुणसूत्रों पर गुणसूत्र नंबर 12 पर स्थित होती है। देखिए ये याद रखना है, फिनाइल कीटोनूरिया अलिंगी अप्रभावी लक्षण होता है और गुणसूत्र नंबर 12 पर इसकी जो जीन होती है उसमें बदलाव के कारण ये उत्पन्न होता है। पांचवें देखते हैं अपन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक रोग है जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों को और पाचन तंत्र और ऊष्ण तंत्र के कुछ जैसे किडनी वगैरह है उनको प्रभावित करता है। तो बार बार जैसे फेफड़ों में सांस लेने की बीमारी हो जाती है या पाचन तंत्र की बीमारी हो जाती है, कब्ज होने लग जाती है बार बार, या पेट में दर्द होने लगता है, आंतों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण होता है। तो कई व्यक्तियों में आनुवंशिक डिजीज़ है, ये भी अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी कारक के कारण हो रही है, जीन कारण हो रही है। ये जो जीन है ये अलिंगी गुणसूत्र पर स्थित है, गुणसूत्र नंबर 7 पर स्थित होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, गुणसूत्र नंबर 7 पर स्थित है। ये देखिए गुणसूत्र नंबर 7 पर सिस्टिक फाइब्रोसिस की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं,
थैलेसीमिया, देखो थैलेसीमिया भी एक रुधिर की डिजीज़ है जिसके अंदर एचबी है वो कम हो जाता है, ये एचबी बहुत कम बनने लगता है। तो ये भी एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, लक्षण है अप्रभावी। ये अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित है और वो भी 2 गुणसूत्रों से। इसके जो जीन है वो 2 गुणसूत्रों पर स्थित है, गुणसूत्र नंबर 16 और गुणसूत्र नंबर 11 पर। अब जो गुणसूत्र नंबर 16 होता है उस पर अल्फा और बीटा, क्योंकि एचबी होता है ना उसमें 2 तो अल्फा की प्रोटीन श्रृंखलाएं होती है, 2 बीटा की प्रोटीन श्रृंखलाएं होती है। तो जो अल्फा प्रोटीन श्रृंखला में चेंज आता है तो वो तो गुणसूत्र नंबर 16 के कारण आता है। और 11 नंबर में जीन में बदलाव आ गया तो उसकी बीटा जो श्रृंखला बनती है प्रोटीन की उसमें बदलाव आ जाता है। तो दोनों स्थितियों में एचबी का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है और एचबी की कमी हो जाती है। तो गुणसूत्र नंबर 11 और गुणसूत्र नंबर 16 अल्फा बीटा ये 2 प्रोटीन की श्रृंखला होती है। इसको बनाने वाले जीन अल्फा वाला तो 16 पर पाया जाता है और बीटा प्रोटीन श्रृंखला वाला 11 पर पाया जाता है। अगर इन दोनों में से किसी पर बदलाव आता है तो थैलेसीमिया होता है, चूँकि अलिंगी गुणसूत्र, तो ये भी अलिंगी और अप्रभावी लक्षण होता है। अब नेक्स्ट देखिए हंटिंगटन का कोलेरा। देखिए हंटिंगटन का कोलेरा ये एक प्रभावी जीन का कारण है, एक कारक है और ये अलिंगी गुणसूत्र पर स्थित है और गुणसूत्र नंबर 4 पर स्थित होता है और ये ज़्यादातर मस्तिष्क को अवरुद्ध करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है हंटिंगटन का कोलेरा। अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित है, गुणसूत्र नंबर 4 संबंधित है। फिर देखिए हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, कान पर बड़े बड़े बाल होते हैं, कान पर बाल होते हैं, जैसे कई व्यक्तियों को देखते हैं अपन कान के बाहर की तरफ बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वो स्थिति है। तो ये अप्रभावी कारक के कारण है, जीन के कारण है और ये लिंगी गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र पर स्थित है। देखिए ये महत्वपूर्ण है, वाई गुणसूत्र पर है, इसका मतलब है ये केवल नर के अंदर ही होगा, नर से फिर नर के अंदर। तो ये केवल नरों में होगा, नर के जो कान होंगे वहाँ पर आपको बड़े बड़े बाल दिखाई देंगे। अगर ये किसी को है हाइपरट्राइकोसिस है तो ये वंशागत होने वाला है। तो ये लिंगी गुणसूत्र से संबंधित है और लिंगी में भी कौन सा, वाई गुणसूत्र से संबंधित है और अप्रभावी है। और लास्ट देखते हैं अपन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इसमें क्या है कि ये एक प्रभावी जीन के कारण है और इसका जो जीन है वो अलिंगी गुणसूत्र नंबर 19 पर रहता है, पाया जाता है और उसमें बदलाव होता है तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी प्राप्त हो जाती है। तो अभी जैसे आपको बताया मायोटोनिक, मायो जो शब्द है वो हमारी पेशियों से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऐच्छिक पेशियाँ होती है उसमें जो उनकी सिकुड़ने और रिलैक्स होने की जो गतिविधि है वो गड़बड़ा जाती है। एक बार कोई मांसपेशी संकुचित हो जाती है तो फिर वापस रिलैक्स नहीं हो पाती है, तो उस क्षेत्र का जो भाग है वो संकीर्णित हो जाता है, काम करना उसका बंद कर देता है, चाहे वो जबड़ों की हो चाहे हमारे हाथों की हो। इस तरह की जो मांसपेशियाँ होती है वो डिस्ट्रोफी के अंतर्गत एक बार जब सिकुड़ जाती है तो फिर रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो वहाँ ये कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक डिजीज की तरह काम करता है। तो ये एक प्रभावी जीन के कारण है और ये अलिंगी गुणसूत्र नंबर 19 के कारण ऐसा होता है, इस जीन में बदलाव के कारण। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो सिर्फ 2 ही प्रभावी जीन है, एक तो हंटिंगटन का कोलेरा और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। बाकी सारी जो प्रभाव है वो अप्रभावी है और अलग अलग ज़्यादातर आपको अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित मिलेगी और सिर्फ हीमोफीलिया और वर्णांधता और जो हाइपरट्राइकोसिस है वो आपको लिंग गुणसूत्रों से संबंधित देखने को मिलती है, बाकी सारी की सारी अलिंगी गुणसूत्रों से संबंधित होती है। तो आप इसको लिख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। आगे के वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे और फिर नेक्स्ट 6 नंबर का पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। थैंक यू।